ठंड में गरीब बहू की 100 फीट लंबी रजाई। रात का समय होता है। बाहर हर तरफ बर्फीली हवा चल रही थी। जैसे तैसे रात गहरी हो रही थी। ठंड और कड़कड़ाकर बढ़ रही थी। ऐसे में कच्चे मकान के अंदर गरीब कुंती हरिहर का बड़ा परिवार एक रजाई में गुजारा कर रहे थे। हे भगवान, आज तो दबाकर सर्दी हो रही है। अरे रजाई में भी सारा शरीर सिहर रहा है। ठंड से कांपते हुए हरिहर उठकर देखता है कि उसके ऊपर से रजाई हट चुकी है। अरे गजब हाल है। कसम से पता नहीं है लोग किस तरह से रजाई ओढ़ते हैं। हर बार मुझको उघाड़ देते हैं। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह भयंकर सर्दी में खट कर आओ और रात में ढंग से सोने को पूरा बिछोना ओढ़ना भी नहीं मिलता है। थरथराते हुए हरिहर अपनी रजाई अपनी तरफ खींचकर सो जाता है, जिससे अब टूटी खिड़की से अंदर आ रही ठंडी ठंडी हवा कुंती को लगती है, जिससे वो कुड़कुड़ाने लगती है। हे भगवान, इस बुढ़ऊ का धंधा पानी कितना ज्यादा खराब हो गया। जब देखो रात भर रजाई दबाकर सो जाता है। हाँ हाँ, खींच लो सारी रजाई। मेरे ओढ़ने को छोड़ना मत जरा भी। अरे भाग्यवान, है तो तुम्हारी तरफ भी रजाई। अरे मैंने सारी थोड़ी ली है। हाँ हाँ, जैसे कि रजाई तो तुमने 100 फीट जितनी लंबी चौड़ी भरवा रखी है, तो सब एक रजाई में एक साथ इकट्ठे सब लोग आराम से आ जाएंगे। अरे 5-6 फीट की रजाई है तो सबको ओढ़ने में तो छोटी पड़ेगी ही। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सो लेने दो। जब देखो खाली कलेश करती रहती हो। अरे और लो रजाई भी तुम भी रख लो, मुझको नहीं ओढ़ना, इसी तरह सो जाऊंगा मैं। हरिहर हाथ पैर सिकोड़कर बिना रजाई के सो जाता है। तभी झगड़े की आवाज से घर के बाकी सदस्य भी बिस्तर में उठकर बैठ जाते हैं। कुंती भाभी, भाई साहब, क्या हो गया? आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? शोभा, मुझको झगड़ा करने का शौक थोड़ी चढ़ा है। एक तो वैसे ही मेरी नींद कितनी कच्ची है, जरा सी ठंड से नींद टूट जाती है, ऊपर से मुझे रजाई नहीं मिलती। दादाजी, आप दोनों ने आज फिर से रजाई को लेकर लड़ाई कर ली। सो जाइए, हमको कल सुबह स्कूल भी जाना है। दरअसल कुंती देवी का बड़ा परिवार, जिसमें 3 बेटे बहू, उनके बच्चे शोभा, कुंती, हरिहर और सुरेंद्र को मिलाकर कुल 13 लोग थे। ऐसे में जब रजाई एक और ओढ़ने वाले अनेक हों तो दिक्कत होगी। मजबूरी में सभी एक ही रजाई में गुजारा करने को मजबूर थे। ले मेरा मुन्ना, चुप हो जा। नीलम, शायद से मुन्ना ठंड से रो रहा है, उसे चादर में अच्छे से ढक लो, अभी गोद का बच्चा है वरना सर्दी लग जाएगी। शोभा खिड़की से बाहर के मौसम का हाल देखती है, जहां घनघोर ओस पड़ रही थी। ओहो, आज तो बड़ी ठंड है। ऐसे मौसम में बच्चे को सहेज कर रखना सबसे मुश्किल भरा है। अभी तो चढ़ते ठंड में सर्दी से इतना बुरा हाल है। अब की बार दिसंबर जनवरी में कड़कड़ा कर ठंड पड़े, उससे पहले घर के लिए एक और रजाई खरीद के ले आओ। कैसे भी इतने बड़े परिवार का एक रजाई में सोना नहीं होगा। माँ, इस वक्त सर्दी के मौसम के चलते काम बहुत ही मंदा चल रहा है। हम तीनों भाई घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से फैक्ट्री में ज्यादा काम भी नहीं निकल रहा है, इसलिए सेठ ने हमारी तनख्वाह भी रोक रखी है। थोड़े दिन और रुक जाइए, जैसे ही हमारे पास थोड़ी ज्यादा पैसे आएंगे तो हम रजाई खरीद कर ले आएंगे। फिलहाल के लिए अब रजाई पर चर्चा खत्म करके आप लोग सब सो जाइए। इस तरह रात काली करने का कोई फायदा नहीं है, सवेरे काम पर भी जाना है। मगर मनोहर भैया, इस एक रजाई में सब लोग नहीं आ पा रहे हैं। कावेरी भाभी, मुझे एक चादर बिछाने के लिए दे दीजिए, मैं साइड में बिस्तर लगाकर सो जाऊंगी, इससे बाकी लोगों को रजाई मिल जाएगी। नुपुर, तुम नीचे मत सो, क्योंकि तुम्हें सर्दी बहुत ही जल्दी लग जाती है। तुम्हारी जगह में मैं और सरिता जेठानी जी बिस्तर लगाकर सो जाएंगे। मगर कावेरी बहू, घर में ओढ़ना तो एक ही है, बगैर ओढ़ने के कैसे सो पाओगी? ठंड लग गई तो लेने के देने पड़ेगी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। कावेरी बिस्तर देखने लगती है, जहां कोने में एक फटी सी चटाई सहेज कर रखी हुई थी, जिसे उठाकर वो जमीन पर बिछा देती है। कावेरी, इस पतली सी चटाई से काम नहीं चलने वाला। हमें बिछाने के लिए कुछ और बिस्तर की जरूरत लगेगी, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। इस सिंगल चटाई पर सोकर हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। जेठानी जी, घर में जितने भी एक्स्ट्रा बिस्तर थे, मैंने सारे बिस्तर हमारे परिवार वालों को सोने में लगा दिए हैं। अब एक सिंगल चादर भी नहीं है। एक तो वैसे ही ओढ़ने के लिए रजाई नहीं है, और अब तो बिस्तर पर बिछाने के लिए कुछ नहीं है। तभी सरिता घर के कोने में रखी जूट की बोरी देखती है, जिससे कि उसे जुगाड़ आता है। ये जूट के बोरे किस दिन काम आएंगे? इसी को चटाई के ऊपर और नीचे वाली सतह पर बिछाकर थोड़ा मोटा बिस्तर कर लेते हैं। ये जूट की बोरी काफी ज्यादा गर्म होती है, तो इसका बिस्तर लगाकर सोने में सर्दी भी नहीं लगेगी।
क्या बात है जेठानी जी, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ आपके दिमाग में 5G की स्पीड जितनी तेजी में जुगाड़ कहाँ से आ जाता है। हम जैसे मिडिल क्लास बहू को इस तरह के जुगाड़ आ ही जाते हैं। चलो अब जल्दी से बिस्तर करते हैं। बाप रे जेठानी जी, बोरी का बिस्तर 5 मिनट में ही कितनी बुरी तरीके से शरीर काटने लगा। पता चले रात भर इस बोरी बिस्तर पर सोना सुबह तक हमें भारी पड़ जाए और पूरे शरीर में खाज खुजली मच जाए। देवरानी जी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी थोड़ी थोड़ी खाज मच रही है। ऐसा करते हैं, इसके ऊपर से अपनी साड़ी बिछाकर सो जाते हैं, नरम मुलायम है तो नींद आ जाएगी। दोनों अब डबल करके बिस्तर पर अपनी साड़ी बिछा देती हैं। पहले की तुलना में अब तो बिस्तर कुछ नरम मुलायम सा लग रहा है। ऐसा करो कावेरी, तुम अपनी साड़ी मत बिछाओ, इसे ओढ़ लेंगे। पर जेठानी जी, इस पतली सी साड़ी में ठंड थोड़ी भाग जाएगी। तो ठीक है, फिर जिस तरह हमने इस बोरी से बिस्तर का जुगाड़ लगाया है, रजाई का भी जुगाड़ बिठा लेते। साड़ी के ऊपर 5-6 बोरे साट लेते हैं। व्हाट एन आइडिया जेठानी जी। दोनों साड़ी के ऊपर से कुछ बोरों को साट कर सो जाती हैं, जिससे दोनों को थोड़ी बहुत गर्माहट का एहसास होता है। वैसे ये बोरी की रजाई तो काफी ज्यादा मात्रा में गर्माहट पैदा कर रही है। हाँ, लेकिन ये असली रजाई जितनी गर्माहट नहीं कर सकती। वैसे देखा जाए तो जितना लंबा चौड़ा हमारा ससुराल है, उसके हिसाब से तो ओढ़ने के लिए 20-25 फीट रजाई बनवानी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। लेकिन जब हमारे पतियों से एक 5-6 फीट की हल्की रजाई भी नहीं खरीदी जा रही, तो इतनी मोटी भारी रजाई वो कहाँ से भरवा पाएंगे? क्योंकि घर में कमाने वाले कम, खाने वाले ज्यादा हैं। फिर मकान का किराया अलग देना पड़ता है। जब खर्चा इतना ज्यादा है तो रजाई कहाँ से लेंगे? चलिए सो जाइए, सुबह खाना पीना भी बनाना होगा। दोनों बहू के अलग बिस्तर लगाकर सोने के बाद भी ससुराल वालों के बीच रजाई की खींचतानी रात भर चलती है। यूं ही ठंड में कुकुड़ते हुए सुबह हो जाती है। अच्छू, अच्छू। देखा, लग गई ना सर्दी। इसीलिए कहती हूँ रात को भी स्वेटर पहन कर ही सोया करो। मैं भी काढ़ा बना देती हूँ, पी लेना। मुझको नहीं पीना कड़वा सा काढ़ा, इससे अच्छा एक न्यू रजाई खरीद लो ना मम्मी प्लीज। नेहा को नई रजाई खरीदने की जिद करते देखकर सरिता हताशा से भर जाती है। नेहा बेटी, तुम तो मेरी समझदार बच्ची हो ना, ऐसे जिद नहीं करते। और वैसे भी हमारे घर में एक रजाई तो पहले से ही सोने के लिए है। पर मम्मी हमको नहीं सोना इस सड़ी रजाई में, पता उसमें बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। ऊपर से रजाई भी दादा, कभी पापा, कभी चाचा खींचते रहते, हम बच्चों को रजाई भी नहीं मिलती। मोनू बेटा, अभी तुम स्कूल जाओ। रही बात रजाई की, तो मैं तुम्हारे लिए नरम मुलायम रजाई बना दूंगी। सच्ची बच्ची मम्मा, आप मेरे लिए रजाई बनाओगी? मैं अपनी रजाई में अकेले सोऊंगा, किसी को भी अपनी रजाई नहीं दिखाऊंगा। नई रजाई की बात से मोनू खुश होकर स्कूल चला जाता है। तभी कुंती कहती है, सरिता बहू, तू तो अच्छे तरीके से देख रही है अभी घर के कितने बुरे हालात चल रहे हैं। तुझे बच्चे को इस तरीके से नई रजाई दिलवाने का दिलासा नहीं देना चाहिए था। माँ जी, मनोहर जी ने बोला है उनकी फैक्ट्री में काफी ज्यादा कपड़ों के कतरन निकल रखे हैं, तो मैंने घर पर लाने को कहा था कि कुछ कतरन से हम सर्दी के मोटे मोटे बिस्तर बना लेंगे और बच्चों के लिए गुदड़ी वाली रजाई बना देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है बहू, जैसे गरीबों के नसीब में ये गुदड़ी वाली रजाई में ठंड काटना लिखा है, गरम गरम मुलायम रजाई में सोना तो बस अमीरों के भाग्य में होता है। ऐसा कहते हुए कुंती की बातों में गरीबी, दुख और टूटा मन दिख रहा था। सही कहा भाभी, हम दोनों ने भी सारी जिंदगी दुख और गरीबी ही काटी है, और बेचारी हमारी बहुएं और पोते पोती भी गरीबी देख रहे हैं। सरिता बहू, ये रजाई ले जाकर थोड़ा धूप में डाल दो। सरिता रजाई उठाकर आंगन में लाकर सूखने डाल देती है। तभी रजाई जगह जगह से फटी होने के चलते काफी सारी रुई आंगन में फैल जाती है। बगल में ही नीलम अपने बच्चे को धूप में लिटाकर तेल लगा रही होती है। जेठानी जी, फिर से रजाई कहीं से फट गई है, रुई बाहर निकल रही है। तभी कावेरी रजाई के फटे हिस्से को देखकर गरीबी से कुड़कुड़ करने लगती है। इस बार तो रजाई जरूरत से ज्यादा ही फट गई है। अरे अब तो इस रजाई के चिथड़े हो गए हैं, पता नहीं कब तक इस चादर जितनी पतली रजाई को चलाना पड़ेगा। कावेरी अभी ऐसा कह रही होती है कि तभी सामने के घर में रहने वाली अमीर परिधि अपनी बालकनी में आकर रजाई फैलाने लगती है। रजाई देखने में बहुत ही मखमली, महंगी और नई लग रही थी। लगता है हमारी पड़ोसन ने नई रजाई भरवाई है। डिजाइन भी देखने में कितना सुंदर लग रहा है और रजाई का अर्ज भी कितना लंबा चौड़ा है, कम से कम 10-15 फीट की है। और एक हमारी रजाई है जो पूरी तरीके से घिस गई है, इसमें तो ठंड भी नहीं रुकती। दोनों अभी पड़ोसन के रजाई को देखकर बातें कर रही होती हैं कि तभी परिधि बड़बड़ाने लगती है। तुम दोनों को सुबह सुबह कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो आंखें जमाकर नॉनस्टॉप मेरी नई नई रजाई को घूरे जा रही हो? परिधि बहन, हम तो केवल ऐसे ही बस देख रहे थे। आपकी रजाई का कलर काफी फैंसी और रजाई की लेंथ भी काफी ज्यादा है। क्योंकि मैंने स्पेशली ऑर्डर देकर 15 फीट की लेंथ की रजाई बनवाई है। काफी सॉफ्ट
और मुलायम है। ये रजाई प्योर कपास की है। तभी झिझकते हुए सरिता परिधि से पूछती है, वैसे परिधि बहन, ये रजाई बनवाने में कितना खर्चा लगा था? अगर खर्चा थोड़ा कम होगा तो हम भी इस अर्ज की रजाई बनवा लेंगे। मुझे तो ये रजाई बनवाने में 25 से 30 हजार का खर्चा बैठा था, क्योंकि तुम्हारे औकात से बाहर है, इसीलिए तुम अपनी फटीचर रजाई को कंटिन्यू चलाओ, जैसे कि हर साल घिस पीट कर चलाते हो। अरे आजकल तो इंसान दीवारों का पेंट भी इतना नहीं चलाता जितना कि तुम लोगों ने एक ही रजाई में इतनी सर्दियां निकाल दी। अपनी महंगी रजाई पर घमंड खाते हुए परिधि, कावेरी, सरिता, नीलम को नीचे दिखाकर अंदर चली जाती है। तभी कुंती और शोभा आंगन में आती है। बहू, तुम लोग किस लिए इससे बातचीत रखती हो? थोड़ी अमीर क्या है, खुद पर ऐसे घमंड दिखाती है जैसे कहीं की करोड़पति हो। पर माँ जी, पड़ोसन ने बात तो सच ही बोली थी। अब इस रजाई की ऐसी हालत कूड़ेदान में फेंकने वाली हो गई, मगर हम फिर भी ओढ़ रहे हैं। अब तो इस रजाई को बाहर सुखाने में भी शर्म सी लगती है। देखिए बाकी सबकी बालकनी में कितनी चमचमाती रजाई सूख रही है। नीलम बहू, दूसरों की देखा देखी करने से कोई फायदा नहीं होना। हमारे नसीब में जितनी गरीबी लिखी उसे काटना तो पड़ेगा। भगवान की दया से सर्दी के मौसम में हमारे घर का दाना पानी चल रहा है, सर पर छत है। जरा उनके बारे में सोच कर देखो, जो बेघर होकर फुटपाथ पर इतनी ठंड भरी मौसम में खुले में रहते हैं। इस दुनिया में किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं है। अगर कोई हमसे ज्यादा अमीर है तो कोई हमसे ज्यादा गरीब भी है, और हमेशा जिंदगी जीने के लिए अपने से गरीब को देखकर चलना चाहिए। शोभा की बातों में समाज के दबे कुचले गरीब वर्ग का 2 टाइम की रोटी कपड़ा जोड़ने का संघर्ष साफ दिख रहा था। समाज का एक कटाक्ष सच ये भी है कि इस जमाने में गरीब छोटे को और ज्यादा छोटा किया जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंड चरम सीमा तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दिन भर कोहरा छाया रहता, सादी बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं। अरे आज तो हद से ज्यादा कोहरा छाया हुआ है। चौखट पर आते ही कब कभी चढ़ रही है। इतना खराब सर्दी का मौसम होगा तो काम पर कैसे जाएंगे? विकास भाई, अगर ठंड देखकर घर में बैठ जाए। अजी भूलिएगा मत, लेते आइएगा ताकि हम गर्म बिस्तर बना सके, क्योंकि सर्दी अभी और बढ़ेगी। तीनों ठंड में ठिठुरते हुए काम पर निकल जाते हैं। पूरा रोड ओस पड़ने से भीगा हुआ था। अरे बाप रे बाप भैया, इस बार की ठंड ने तो कमर तोड़ कर रख दी है। ऊपर से इतनी ठंडी ठंडी बर्फीली हवा बह रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियां ही गल जाएंगी। हाँ, सच में आज तो सर्दी से शरीर से हर रहा है। ऐसे मौसम में तो रईस लोग घर में रजाइयों में बैठकर रोटी खाते हैं, पर हम जैसे रोज के कमाने खाने वाले का क्या आधार है? हमको तो कमाने निकलना ही पड़ता है। कुछ ही देर में तीनों कांपते कांपते ओस में भीगी अवस्था में कारखाने में आते हैं, जहां बाकी मजदूर समय से पहले आकर काम कर रहे थे और कारखाने का सेठ मोटाराम हीटर की गर्म हवा में गरम गरम गाजर का हलवा खा रहा था। अरे वाह 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 वाह, बढ़िया लजीज गाजर का हलवा बनाया है। ठंड के मौसम में इतना गर्मा गर्म गाजर का हलवा तो पेट भरकर खाने वाला नाश्ता है। राम राम मोटाराम सेठ। आइए आइए सेठ जी, आ गए आप तीनों नाश्ता पानी लेके, या मंगवाऊं? सेठ माफ करना, आज आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन रास्ते पर काफी ज्यादा धुंध छाया हुआ था, इसलिए देर हो गई। अरे तुम तीनों ने रोज रोज लेट आने का धंधा पानी लगा दिया है। तुम्हारी देखा देखी कल को बाकी मजदूर भी लेट आएंगे तो हो गया कारखाने का बेड़ा गर्क। सेठ, तुम जब देखो गाली गलौज पर क्यों उतारू हो जाते हो? माना हम लेट आते हैं, लेकिन काम तो पूरा करके जाते हैं ना। अरे एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो लेट आता है ऊपर से अकड़ के दिखाता है। अरे मनोहर, समझा ले अपने भाई को। सेठ आप गुस्सा मत करो, आइंदा से हम लेट नहीं आएंगे, टाइम पर आएंगे। कुछ ही देर में तीनों कपड़ों का माल तैयार करते हैं। देखते ही देखते छुट्टी का टाइम हो जाता है। सेठ, हमारे हिस्से का काम पूरा हमने कर लिया है, अब हम घर जा सकते हैं क्या? अरे काम तुम तीनों पूरी मेहनत और शिद्दत से करते हो, तुम्हारी इसी चीज से मैं खुश रहता हूँ। बस देर से मत आया करो, मुझे भी तुम्हें बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। हम समझ रहे हैं सेठ जी, वैसे भी जो फैक्ट्री से वेस्ट कपड़े की कतरन निकली है उसे हम घर ले जाएं? हाँ हाँ, अगर तुम्हारे किसी काम आ जाएगी तो ले जाओ, वरना मैं तो आज इसे कूड़े में ही फेंक देता। तीनों सारे कपड़े के नरम कतरन को बड़ी सी बोरी में डालकर अपने साथ घर ले आते हैं, जहां बच्चे रजाई ओढ़ने को लेकर छीनाछानी कर रहे थे। और सोनू के बच्चे पूरी रजाई खुद दबा कर बैठे हुए, चल मुझको भी रजाई दे। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैंने पहले ओढ़ी थी रजाई। जैसे रजाई तूने खरीद रखी हो, चुपचाप से रजाई मुझको भी दे दे, वरना चाटा लगा दूंगी। तभी छीनाछानी में रजाई बीच से फट जाती है। हे भगवान, कितने शैतान बच्चे हैं, ले बैठे हैं रजाई को।
मन तो कर रहा तीनों का गाल लाल कर दो। कुंती को गुस्से में देखकर तीनों बच्चे डर के मारे रजाई छोड़ देते हैं। दादी, सोनू के बच्चे ने रजाई को फाड़ा तब से छीन रहा था। कितने झूठे हो तुम खुशबू दी। तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? थोड़ी दूर ही जाना है, चल लेते हैं। भैया कम से कम स्वेटर तो पहन कर जाइए आप तीनों। बहन स्वेटर भी तो पहनने लायक नहीं बचा, इतने सारे छेद हो गए हैं कि ठंडी हवा लगती है। बेटा मैं तो कहती हूँ थोड़ा कोहरा कट जाने दो, तब आराम से जाना। अगर ठंड लग गई तो मुसीबत हो जाएगी। बेटा तेरी माँ सही कह रही है, थोड़ी देर रजाई में आकर बैठ जाओ, तब तक के लिए मौसम खुल जाएगा। तब तक बहू रोटी पानी बना लेगी तो गरम गरम खाकर चले जाना। हरिहर के बोलने पर तीनों रजाई में बैठ जाते हैं, मगर रजाई ओढ़ ओढ़ कर चादर जितनी पतली हो चुकी थी। ये रजाई भी बस नाम की रह गई है, ठंड तो इसमें भागती ही नहीं है। मगर बेटा इस ठंड में थोड़ा तो सोने का सहारा देता ही है। सर्दी की वजह से मुझको भी खेत की कटाई का काम नहीं मिल रहा, वरना थोड़े पैसे बन जाते तो एक कंबल खरीद कर ले आता। रजाई भरवाना तो बस में नहीं, रुई का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम जैसे 2 टाइम की रोटी कमाने खाने वाले के लिए तो रजाई खरीदना ख्वाब ही बन गई है। जब 9 मन तेल ही नहीं होगा तो राधा कहाँ से नाचेगी? तुम भी तो एक ही काम पर अटक कर रह गए हो, जैसे कि दुनिया में खेत की कटाई के अलावा और कोई दूसरा काम काज नहीं है। कुंती तुम जब देखो मुझ पर ही राशन पानी लेकर क्यों शुरू हो जाती हो, जबकि तुमको पता है कि मेरा पथरी का ऑपरेशन हो रखा है। ज्यादा भार उठाना मना है, वरना सुरेंद्र के साथ बेलदारी के काम पर जाता तो कहीं से भी 100-200 रुपए लेकर आता। खाली सोचने से नहीं होता, करने से होता है। इतने मर्द होने के बावजूद एक नई रजाई खरीदने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। गरीबी जो मुंह बाय खड़ी है। एक बार फिर से रजाई को लेकर कुंती हरिहर में झगड़ा चालू हो जाता है, जिसे सुनकर चूल्हा लगाकर साइड में खाना बना रही बहू आपस में बातचीत करने लगती हैं। सच में 2-4 दिनों से मौसम कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया। किसी तरह हल्की फुल्की सर्दी में तो इस पतली रजाई में उड़कर काम चल जाता था, लेकिन कल से कितनी ज्यादा कड़कड़ा कर सर्दी पड़ रही है। रात तो मेरी ठंड में कांपते कांपते ही निकल गई। मुझे तो रजाई जरा सी भी नहीं मिली थी। देवरानी जी, हम लोग इस रजाई को कितने सालों से ओढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए रजाई पुरानी होकर सिकुड़ कर सिंगल चादर जितनी छोटी हो गई है। ऊपर से बेचारे हमारे पतियों की भी इतनी आमदनी भी नहीं है कि वो घर का खर्च के बाद रजाई ले आए। हम तीनों को ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अरे खाना पीना बन गया तो जल्दी से दे दो, हमें कारखाना जाने को देर हो रही है। जी जी बस अभी लाई। नीलम फटाफट से गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी तरकारी परोस कर देती है। वैसे ठंड के मौसम में तो गर्मा गर्म खाना ही सही होता है, वरना थोड़ी देर के लिए बनाकर रख दो तो बर्फ जितना ठंडा हो जाता है कि गले से निकला भी नहीं जाता। ओढ़ने के लिए नरम गरम रजाई ना सही, गरम गरम रोटी तो खाने को नसीब ही हो गई। इसी से थोड़ी बहुत शरीर में गर्माहट आ गई, काम पर जाया जा सकता है। तीनों खाना खाकर जैसे ही काम पर जाने लगते हैं तो सरिता मनोहर को बोलती है, अजी आपने कहा था कारखाने से कपड़े के कतरन लेकर नहीं आए। अरे काम के चक्कर में रोज लाना भूल ही जाता हूँ, आज आते टाइम याद से लेते आऊंगा। तुम भी रजाई खींच रही थी? चुप कर एकदम, मैं देख रही हूँ आजकल तेरी बदमाशी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक रजाई थी उसको भी फाड़ दिया। दादी कान पकड़ कर सॉरी, लेकिन मैं जानबूझकर रजाई नहीं फाड़ी। माँ इसमें सोनू की गलती नहीं है, ये रजाई बिल्कुल अंदर से सड़ गई है, इसलिए बच्चों को जरा से खींचने पर भी फट गई। माँ जी आप परेशान मत होइए, आज ये लोग कपड़ों की कतरन लेकर आए हैं ना, आज की रात कैसे भी काट लेंगे, कल किसी तरह हम नई रजाई बिठा देंगे। उस दिन मजबूरी में पूरा गरीब ससुराल सर्दी में बोरी ओढ़कर सोता है, जिसे सुबह तक सबके शरीर में खुजली होने लगती है। मम्मी शरीर में बहुत तेज खुजली बज रही है। खुजली की वजह से बच्चों के शरीर से खून निकलता देख कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लगता है रात को बोरी ओढ़कर सोने से ही बच्चों को खुजली लग गई है। बच्चों की स्किन नाजुक होती है, जल्दी से खाना पीना बनाकर हम रजाई बनाना शुरू कर देंगे। धूप भी हल्की खिल रही है तो आंगन में रजाई बिठाएंगे। घर के अंदर तो जगह कम है तो रजाई ज्यादा फिट की नहीं बन पाएगी। कुछ ही देर में खाना पीना बनाने के बाद तीनों फटी रजाई को बाहर लाती हैं और उसके अंदर से रुई को निकालकर उसे थापी से धुनने लगती हैं। ये देखकर पड़ोसन गायत्री शारदा आती है तो, अरे अरे तुम तीनों पुरानी रुई को क्यों धुन रही हो? रजाई बनाने का काम शुरू कर दिया है क्या घर बैठे बैठे? नहीं नहीं आंटी, वो हमारी रजाई फट गई है तो बस उसी की रुई से दोबारा से दूसरी रजाई तैयार कर रहे हैं। मगर ये रुई तो एकदम खराब और चिपक गई है तो इसकी रजाई बढ़िया थोड़ी बैठेगी। आंटी जी पुरानी रुई को भी धुन कर उससे हल्के फाहे का बनाया जा सकता है। अच्छा जी, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। वैसे मैंने कुछ चादर ठंड के कपड़े निकाल कर रखे हैं, तुम्हें चाहिए हो तो ले लेना। आंटी जी अगर चादर आप हमें अभी दे देती तो हम सोच रहे थे थोड़ी ज्यादा फिट की लंबी रजाई बना लेते।
हाँ हाँ सरिता बहू, क्यों नहीं, चलो अभी चल कर ले आओ। सरिता शारदा के साथ उसके घर जाती है, जहां वो अपने मैट साइज गद्दे के डबल बेड से ज्यादा लंबे चौड़े साइज की सारी चादर कपड़े भी देती है, जिसे लेकर सरिता घर आती है। पड़ोसन गायत्री भी कहती है, वैसे मैंने भी कुछ पुरानी रजाई ऐसे ही तय करके रखी है जो कि मैं ओढ़ने में इस्तेमाल नहीं करती, तो अगर चाहिए हो तो ले आना। हाँ हाँ क्यों नहीं आंटी, अब दे दीजिएगा, उसकी रुई से हमारा काम बन जाएगा। वैसे तो कुंती का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन पड़ोसियों के साथ उनका स्वभाव काफी ज्यादा अच्छा था, इसलिए पड़ोसी जहां तक हो सके उनकी मदद किया करते थे। अब तीनों बहुएं चादर को जोड़ जोड़ कर उसे सिलना शुरू करती हैं। शाम गुजरते गुजरते वो 40-50 फीट जितना लंबा चौड़ा कपड़ा तैयार कर लेती हैं। आज तो पूरा दिन ठंड में सुई चला चला कर मेरे तो हाथ झिनझिना से गए हैं। हम अगर खुशी इस बात की है कि हमने एक ही दिन में अपनी 100 फीट लंबी रजाई का काफी काम निकाल लिया। वैसे अब ओस पड़ना शुरू होगी, चलो सारा सामान उठाकर अंदर चलते हैं। शाम की धूप जाते ही ठंडी ठंडी हवा सनसनाती देखकर तीनों गरीब बहू अपनी रजाई का काम वहीं खत्म करके अब घर के अंदर आती हैं और पूरा परिवार रात में खाना खाता है। अरे खाना खाते ही मेरा तो तन बदन बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा हो गया है। बहू जल्दी से बिस्तर कर दे, और रजाई कहाँ है दिख नहीं रही। अरे अभी रजाई बनकर तैयार नहीं हुई, बस तीनों ने खोल सिला है, 2-4 दिन लगेगा। अरे इतनी भी क्या 100 फीट की लंबी रजाई बना रही हो तुम लोग, जो बन ही नहीं रही। आज फिर से ठंड में सिकुड़ कर सोना पड़ेगा। कुछ ही देर में बहुएं बिस्तर कर देती हैं और पूरा परिवार उसे 50 फीट लंबे चादर को ही लपेट कर सो जाता है, जिसे आज पूरा परिवार आराम से उस चादर में सो जाता है। किसी का भी शरीर खुलता नहीं है। अगले दिन सर्दी की वजह से धूप नहीं निकलती, तो तीनों बहू को अब आंगन में कहर बरसाती ठंड में ही रजाई का बाकी का काम बढ़ाना पड़ता है। शुक्र है हमारा 100 फीट लंबा चौड़ा कवर तो तैयार हो गया, बस इसके अंदर रुई भरनी है। हमारे पास ज्यादा रुई नहीं है, रुई कम रहेगी। फिलहाल के लिए जितनी रुई है उसे भरकर देखते हैं। तीनों थरथराते हुए रजाई के खोल के अंदर रुई डालना शुरू करती हैं, मगर वो आधी रहती है। इतनी सी रुई तो हमारी आधी रजाई भी नहीं भर पाई। रजाई अगर पतली बनेगी तो ज्यादा गर्माहट नहीं करेगा, हमें भारी रजाई बनाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तभी तीनों एक दरी वाले को जाते देखती हैं, जिसके पास काफी सारे ऊनी कपड़े होते हैं। दरी बनवा लो, दरी, कपड़े और चादर की दरी बनवा लो। इस दरी वाले के पास कितने ऊनी कपड़े हैं, इससे हमारा काम बन सकता है। अरे ओ दरी वाले भैया, रुकना जरा। हाँ बहन जी, बोलो, दरी बनवानी है? भैया हमें दरी नहीं बनवानी, बल्कि ऊनी कपड़े चाहिए। कैसे रुपए किलो बेचोगे? अरे बहन जी, आपको चाहिए तो फ्री में रख लो, ऐसे ऊनी कपड़ों का तो मेरे पास भंडार है। अब तीनों ऊनी कपड़े ले लेती हैं और अब उसे ऊन वाले स्वेटर शॉल के ऊन उधेड़ कर रजाई में डालती हैं, जिससे रजाई कुछ स्तर तक और भरती है। अभी हमें कुछ और मुलायम कपड़े कतरन चाहिए होगा, तभी हमारी 100 फीट की लंबी रजाई मोटी नरम नरम बनेगी। मुझे याद आया, जब हम जंगल में लकड़ी बीनने जाते थे तो वहाँ पर कपास की तरह का ही एक वन पौधा होता है, उससे काम बन जाएगा। सरिता की जुगाड़ पर दोनों भी सहमत होती हैं। अगले दिन ठंड में अब तीनों जंगल आती हैं, जहां आधे से ज्यादा जंगल का भाग उस कपास जैसे दिखने वाले वनवारी से भरा हुआ था, जिसे तोड़कर वो घर लाती हैं। जिसके बाद वो अब रजाई को पूरी तरीके से भरकर उसे पर मोटे मोटे धागे चलाकर बहुत ही बढ़िया सुंदर 100 फीट की लंबी रजाई तैयार करती हैं, जिससे पूरा परिवार रात में गर्माई में सोता है। आहा, आज ये 100 फीट की लंबी रजाई तो खुलने से ही पूरे घर में गर्माहट सी भर गई। आज नींद बढ़िया बढ़िया पड़ेगी। अब तो मैं भी आराम से काफी रजाई अपने नीचे दबाकर सोती हूँ। आखिर ये रजाई 100 फीट की लंबी जो है। आखिर में पूरा ससुराल 100 फीट लंबी रजाई में ही बैठकर गर्मा गर्म खाना खाता है और गर्माहट में चैन सुकून से सोता है।